नमस्कार, मैं बीजू चक्रवर्ती आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हूं। आशाएं आशाएं आशाएं। इस बजट 2022 से हमारी काफी सारी आशाएं हैं। मैं और मेरे दोस्त कुंतल विश्वास जो कि हमारे वेलमेक के पार्टनर हैं, हम दोनों ने सोचा चलिए आप सबके साथ इस बजट के ऊपर कुछ चर्चाएं हो जाए। क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती हैं इस बजट में, क्या क्या घट सकती हैं, सारी चीज हमारे आइडिया के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है। यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हम जो डिस्कशन करेंगे वो कुछ ना कुछ जरूर आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ये चीजें अगर घटें, ये चीजें अगर हो तो काफी ही अच्छा रहेगा। मैं मिलाता हूं मेरे दोस्त कुंतल विश्वास से, जो कि 3 साल एसबीआई म्यूचुअल फंड में थे और लगभग 11 साल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में थे। तो लगभग 14 साल उन्होंने बिताया है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, और अभी हमारे साथ आईसीआईसीआई के बाद वेलमैक में जुड़े हुए हैं। हम एक साथ काम करेंगे आपके लिए, आपके सपोर्ट से और आपके हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मैं मिलाता हूं मिस्टर कुंतल विश्वास से। हाय कुंतल, हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं बजट के ऊपर। कुंतल, आप अगर थोड़ा सा बता सके कि इस बार बजट से आपकी क्या आशाएं हैं, इस बार क्या कुछ हो सकता है बजट में जो हम कॉमन लोगों के लिए या किसी के भी लिए जो हमारी सोच है वो पूरी हो सके, क्या क्या कर सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों का जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उनका थर्ड बजट पेश करना जा रहे हैं इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक। लास्ट ईयर का बजट ग्रोथ सेंट्रिक था, मार्केट को रीरेटेड किया था बजट ने, और इस साल के लिए भी बहुत आशाएं हैं। बजट ऐसा रहेगा जिसमें से हम लोगों का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो आगे जाएगा, न्यू जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक होगा। गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर है। बाय 2023 मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप किया जाए, गवर्नमेंट का इसी के ऊपर फोकस रहेगा। मैं इस बार बजट के एनालिसिस से पहले लास्ट ईयर का कुछ डेटा में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या हुआ था लास्ट ईयर का जो जीडीपी था Q2 का, वो माइनस में गया था। सेम क्वार्टर 2020 का, उसमें -7.4 गया था। इस साल का Q2 का रिजल्ट काफ़ी इनकरेजिंग है, 8.4 जीडीपी का रिजल्ट आया है। तो माइनस से एक साल में हम लोग पॉजिटिव में उतना ही पॉजिटिव में गया है। तो लास्ट 2 दिन पहले एक आईएमएफ का भी डेटा आया था, जिसमें इंडिया का जीडीपी का जो टारगेट है दे सेट 9%। तो कमिंग डेज में अच्छा होने का काफी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड जो है लास्ट ईयर का, अगर मैं मार्केट का रिटर्न देख लेता हूँ, निफ्टी का रिटर्न इज अराउंड 19%, सेंसेक्स का रिटर्न इज 18%। लास्ट ईयर आईपीओ आया था 64, जिसमें से फंड रेज हुआ था 1.3 लाख करोड़। यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप था उसका जो डेटा था इट इज 42। अगर 2021 को छोड़ देते, उसका 5 साल ले लेते हैं, पीछे का 5 साल, उसमें 40 नंबर ऑफ 40 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी नहीं आया था। मगर इसके साथ इस साल का जो मेन जो चैलेंज रहेगा, 3 चैलेंज रहेगा। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर जगह, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा विश्व में इन्फ्लेशन इज राइजिंग। सेकेंड है आपका सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शन आया है कोविड के वजह से, तो इसीलिए इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। थर्ड जो है आपका सेमीकंडक्टर इशू। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जितना भी ऑटोमेटेड चीज रहता है, वो आपका कार हो जाए, ऑटोमेटेड मशीन हो जाए, घर का छोटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जाए, उसमें यूज होता है। तो उसका शॉर्टेज के वजह से इन लोगों का जितना भी इंडस्ट्री है उसमें काफी डिस्ट्रप्शन आया है प्रोडक्शन में। तो इस साल का चैलेंज जो है यही रहेगा। ओके। सो जैसे आपने कहा कि जीडीपी अगर हमारी 9% की रहती है आने वाले दिनों में, तो क्या आशा है कि कैसी ग्रोथ रहेंगी? जो की पॉइंट रहेगा बजट में, पहला जो बात है, इस साल का जो फिस्कल डिफिजिट गवर्नमेंट ने सेट किया है दैट इज 6.8, दैट कैन गो अप टू 7, क्योंकि ओमिक्रॉन का कितना ऊपर तक जाएगा इसका ग्राफ, वो हमको पता चलेगा फरवरी मिडिल और फरवरी एंड तक।
उसके बाद ओमिक्रॉन या कोरोना का जो ग्राफ है वो प्रोबेबली नीचे जाएगा। तो गवर्नमेंट के इसके ऊपर तो खर्च करना ही है, क्योंकि अभी भी हम लोग 50% एम्प्लॉय के साथ मैक्सिमम इंडस्ट्री चल रहा है। तो कमिंग डेज में गवर्नमेंट का सेटअप जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट बजट जो है दैट इज 6.5 रहेगा। तो खर्चा तो गवर्नमेंट को करना ही है, मगर कैसे उसका जो फिस्कल डेफिसिट है उसका जो फाइनेंस कैसे रहेगा वो 3 चीज के ऊपर रहेगा। एक है आपका मार्केट से गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, कर भी रहा है। सेकेंड है डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड है हम लोगों का जो इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्स है उसका मोनेटाइजेशन। तो 3 जगह है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या है, लास्ट हम अगर 5 साल देख लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का जितना टारगेट था उतना फुलफिल नहीं हो रहा था, मगर होपफुली इस साल के शुरुआत में ही LIC का IPO आ रहा है, जिसमें से गवर्नमेंट कैन रेज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ मिनिमम। इसके बाद और भी 2-3 PSU बड़ा कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट का बात है। अगर वो टारगेट फुलफिल हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट विद इन द रेंज रहेगा। और एक बात भी है, लास्ट 2 क्वार्टर में जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है। और लास्ट ईयर जुलाई के बाद से एवरी मंथ GST कलेक्शन ऊपर गया है। कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो लास्ट मंथ से कम गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इनकरेजिंग डेटा। सो इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज हैं वो जुलाई 2021 के बाद काफी बढ़े हैं और हमारी GST कलेक्शन भी हाई बना रही है। सो आने वाले दिनों में भी आशा करते हैं कि गवर्नमेंट कोशिश करती रहेंगी कि उनकी इनकम बढ़े ना कि घटे, क्योंकि बजट में अगर मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है, बजट में अगर कुछ पैकेज लाने हैं तो मेरी इनकम रहेगी तभी मैं पैकेज आपको दे सकता हूँ। अगर मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं आपको क्या दूंगा। तो गवर्नमेंट के पास भी वो इनकम होना ही चाहिए। IPOs के बारे में अगर बात करें, जो कुंतल जी हमें बता रहे थे, जब भी इकोनॉमी दौड़ता है, जब भी इकोनॉमी एक रिवाइविंग मूड में रहती है, तब IPOs भी काफी सारे आते हैं और म्यूचुअल फंड्स के NFOs भी काफी सारे आते हैं। सो आने वाले साल में, मतलब इस साल में सिर्फ ना कि LIC अपनी IPO ला रही है और काफी सारी कंपनीज हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो आप आने वाले दिनों में IPO लेके आने वाले हैं। तो ये काफी सारे फंड हमारे मार्केट में ही इन करेंगे और मार्केट में एक ग्रोथ बनेगा भी। मैं कुंतल जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि कौन कौन से सेक्टर्स आने वाले दिनों में काफी अच्छा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को लास्ट बजट से हम देखते हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी खर्चा किया है और नेक्स्ट 5 साल तक करने का उन लोगों का प्लान भी उन्होंने सबमिट किया था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहला जो प्रोजेक्ट था NIP प्रोग्राम, फिर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के ऊपर 65 लाख करोड़ का बजट में पैसा देने का बात था, जिसमें लास्ट ईयर में उतना ही जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग था उसके ऊपर बजट में पैसा दिया गया था। इस साल भी उतना ही पैसा दिया जाएगा। और इसके छोड़ के हम अगर बात करें रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, उन लोगों का काफी कोविड के वजह से डिस्ट्रप्शन हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, रॉ मटेरियल प्राइस काफी ऊपर गया है। तो उन लोगों का जो डिमांड रहेगा, जो TDS है वो 10% से घटा के 2% में नीचे लाया जाए। जितना भी अंडरगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें GST 0 किया जाए, क्योंकि आज के दिन में अगर कोई भी फ्लैट बुक होता है जी रेडी फ्लैट, यू डोंट हैव टू पे एनी GST, मगर वही अगर अंडरगोइंग प्रोजेक्ट है यू हैव टू पे 5% GST, तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उसमें अगर उन लोगों को छूट मिल जाए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर इज ए मल्टी लेयर इफेक्ट है, उन लोगों के ऊपर बहुत सारा लोगों का काम होता है। जी, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर देखा गया है किसी भी इकोनॉमी में काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है। तो वही कुंतल जी भी बता रहे हैं। हाँ कुंतल जी, आप अगर आगे बताएं। सेकेंड जो सेक्टर सबसे बैडली इफेक्टेड हुआ था वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर था। बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं दार्जिलिंग और गैंगटॉक गया था, फिर देख रहा था मैक्सिमम होटल इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। जी, तो उसमें अगर कोई टैक्स का छूट दिया जाए, जो कॉमन मैन है, पहले अगर वो लोग घूमने जाते हैं तो उसके ऊपर अगर कोई लोन ऐसा मिले जो इंटरेस्ट रेट काफी कम, ट्रैवल लोन,
सेकंड है इंटरनेशनल ट्रैवल आज के दिन में बंद है अभी बिल्कुल। तक। तो डोमेस्टिक ट्रैवल को अगर बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छी बात। थर्ड जो है, जो मल्टी लेवल इफेक्ट रहेगा वो है ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री में 2030 तक गवर्नमेंट का ईवी सेक्टर में काफी ज्यादा टैक्स का छूट दिया हॉट गया सेक्टर, था। ईवी सेक्टर में आने वाले दिनों में काफी कुछ होने वाला है। हमारी बहुत सारी आशाएं हैं ईवी सेक्टर के ऊपर। कुंतल जी आगे बढ़े। ईवी सेक्टर, हाँ, ईवी सेक्टर कितना बढ़ रहा है 2020 का, अगर हम टोटल ईवी का यूनिट का सेल देखते हैं और 2021 100% ग्रोथ हुआ है। वाह। और 2030 तक ये इंडस्ट्री काफी आगे जाएगा और वर्ल्ड में भी इंडिया का जो ईवी इंडस्ट्री है वो काफी एक्सपोर्ट कर सकता है ईवी को। ग्रेट ग्रेट। तो गवर्नमेंट काफी छूट दे रहा है ईवी सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए, इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा और सामने के बहुत सारा लोगों को इसमें जॉब मिल सकता है। और थर्ड जो है, फोर्थ जो इंडस्ट्री है वो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज के दिन में उसका जो रॉ मटेरियल है कॉटन, उसके ऊपर 5% इंपोर्ट ड्यूटी है। तो वो अगर नीचे लाया जाए और जो बाहर से जो रेडी कपड़ा आता है उसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाए तो ये इंडस्ट्री काफी आगे जा सकता है। ओके ओके जी, ओके। मेरी गवर्नमेंट से एक शिकायत भी है और गवर्नमेंट से मेरी आशा है कि ये चीज के ऊपर में गवर्नमेंट जरूर सोचेगा। देखिए, इस बार लॉकडाउन में हमने देखा कि जो भी एसेंशियल चीजें थी उन चीजों के ऊपर में छूट दिया गया था, या वो सारे चीजों के ऊपर में उस तरह से कोई बाध्यता नहीं थी। तो एसेंशियल चीजों में अगर हम काउंट करें तो हमारी जो इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस जो आता है, जो मेडिक्लेम आता है, इसको भी एसेंशियल चीजों में मान लेना चाहिए। कारण ये है कि अगर मेडिकल सपोर्ट अच्छा नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आएंगे। जो कोविड में देखा गया था कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड किस तरह से बढ़ गई थी, कोविड में काफ़ी बढ़ गई थी, बट गवर्नमेंट ने इस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में लगभग 18% का जीएसटी लगा के रखा है। इस 18% की जीएसटी को या तो हटा दें या तो घटा दें, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ हो ना हो, मेडिकल की सपोर्ट हर किसी को चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये आशाएं मेरी है कि आप ज़रूर इसके ऊपर सोचेंगे। इसके रेट्स को या तो हटा देंगे या तो इसके रेट को कम करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिक्लेम को या हेल्थ इंश्योरेंस जो हम बोलते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएंगे। करेक्ट कुंतल जी? करेक्ट। इसमें मैं और कुछ भी ऐड करना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस में आज के दिन में जो रूल है, अगर कोई कॉमन मैन उसका खुद के लिए और उसका फैमिली के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अप टू 25,000 तक उनको 80D में छूट मिलता है। परफेक्ट, हाँ जी एकदम। और अगर वो अपना पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हैं तो 50,000 तक उनको छूट मिलता है। इसमें एडिशनल चीज़ क्या है, मान लीजिए मेरा पिताजी का या हमारा माताजी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसके ऊपर मेरा कोई भी साल में खर्चा हो जाता है तो 50,000 तक हम छूट ले सकते हैं जी। मगर मेरा माताजी पिताजी को छोड़ के मेरा पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा और मेरा कुछ खर्चा हो जाता है, मुझे कोई भी छूट नहीं मिलता है। तो हर किसी के पास तो ऐसा नहीं है जो हेल्थ इंश्योरेंस है 100% लोगों के पास, सबके पास नहीं है। सही बात। तो उसमें अगर जो मेरा खर्चा हो रहा है एक साल में, अगर उसमें कुछ छूट का ऑप्शन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, दैट विल बी गुड ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और एक चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिए कि 1.5 लाख की जो 80C में छूट दी हुई है, वो 1.5 लाख या तो PPF या IPF या आपके ELSS या तो आपके KBP या जो पोस्ट ऑफिस में कुछ फंड्स हैं या बैंक में 5 years के जो डिपॉजिट्स हैं उससे कंप्लीट हो जाते हैं 80C। बट लॉन्ग टर्म कोई सोच नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए एक अलग से छूट होना चाहिए कि इतने पोर्शन जो है वो सिर्फ इंश्योरेंस के लिए होगा, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और बाकी अलग रहेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग एक आपको ऑप्शन देना चाहिए कि 80C में एक अलग से प्रावधान रहे। जी एकदम करेक्ट। सेकेंड बात भी मैं कॉमन मैन का जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो
आज के दिन में मिनिमम जो छूट है 2.5 लाख तक है। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट स्लैब आता है 5 लाख, देन 10 लाख। अगर ये जो छूट का जो स्लैब आया था वो 7 साल पहले आया था, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस स्लैब को ना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ कंपेयर करके बनाया जाए, नहीं तो क्या होगा 7 साल पहले 2.5 लाख था, अगर 6% के कैलकुलेशन आता है तो वही 2.5 लाख का आज मिनिमम 3.5 से 3.8 के बीच आना चाहिए। 5 लाख का जो स्लैब है दैट शुड गो अप टू 6 लाख। 10 लाख का जो है वो 12 लाख तक जाना चाहिए। फिर जाके कॉमन मैन के पास हाथ में एडिशनल पैसा रहेगा, फिर डिमांड क्रिएट होगा, इकोनॉमी 9% क्या 10-11% तक भी जीडीपी का ग्रोथ आ सकता है। बिल्कुल सही बात। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के साथ इनकम अगर आप देखें तो उस जगह में कोई मान्यता ही नहीं रखती है। इन्फ्लेशन काफी हाई हो चुका है। तो कुंतल जी जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्टली ओके बोल रहे हैं, मतलब ही इज करेक्ट इन हिज प्लेस कि 2.5 लाख के स्पेस को अगर बढ़ाया जाए आने वाले दिनों में, बहुत ही जरूरत है उस चीज की। तो ये सारे काफी चीजें हैं और काफी सारी आशाएं हमारी गवर्नमेंट से। हम अगर इस पे चर्चा करते रहेंगे तो ये काफी आगे बढ़ता रहेगा। कुंतल जी, आप और कुछ वाइटल पॉइंट्स में कुछ बताना चाहते हैं? ये छोड़ के कुछ आपके दिमाग में कुछ वाइटल पॉइंट है? इस साल हम लोगों का कॉमन मैन का आशय रहेगा जो हाउसिंग लोन का छूट है वो 2 लाख तक छूट है इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसको भी स्लैब बढ़ाया जाए, मिनिमम 3 लाख 3.5 लाख किया जाए। जो ईपीएफ का छूट है 2.5 लाख तक, उसको भी डबल किया जाए। फिर जाके कॉमन मैन के हाथ में कुछ पैसा रहेगा जिससे डिमांड क्रिएट होगा। सो ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड में जो 25% का टैक्स लगा था उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं? नहीं, वो अभी तक क्या है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन गया है बहुत सारे लोगों से, उसको इंक्रीज किया जाए। ओके जी, ओके। सो हमारी बातें तो चलती रहेंगी। हम नहीं चाहते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा करें, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा करें कि आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हम फिर मिलेंगे बजट के बाद, फिर से हमारे साथ मैं और कुंतल आप सबके साथ हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि बजट में क्या घटा है और आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। तो आप सबकी दिन बहुत ही शुभकामनाएं भरी हो। आप अपने दिन को एंजॉय करें और बजट के लिए वेट करें कि 1 फरवरी को क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, क्या सुनने आप जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं और कुंतल विश्वास यहीं पे खत्म करते हैं।